अगर देश को, समाज को आगे बढ़ना है, विकास के पथ पर अग्रसर होना है, तो इसका रास्ता शांति के चौराहे से होकर गुजरता है। शांति होगी, अमन चैन रहेगा, तो एक राष्ट्र तरक्की करेगा। आधुनिकीकरण पर जोर रहेगा, मानव कल्याण के लिए आविष्कारों पर ऊर्जा और समय केंद्रित रहेगा, और हमारा देश भी इन्हीं सिद्धांतों पर चलता है। भारत शांतिप्रिय देश है। बुद्ध की धरती का संदेश दुनिया में दिया जाता रहा है। हम किसी से बैर नहीं रखते। देश की लाइन क्लियर है, विवाद की पहल करो मत, और अगर कोई नहीं माने तो फिर उसे छोड़ो मत। आपको याद है ना, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी यही हुआ था। पाकिस्तान के इशारे पर 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ। हमारे कई बेकसूर नागरिक मारे गए, और इसका बदला हमने ऑपरेशन सिंदूर से लिया। 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को मटियामेट कर दिया गया, उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया। देश का स्पष्ट संदेश था कि यह हमले किसी राष्ट्र पर नहीं, बल्कि उस देश में मौजूद आतंकी ठिकानों पर हुए। तो भारत की लाइन क्लियर थी। ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था, माकूल जवाब था। लेकिन पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर समझा, और 7 से 8 मई को कई सैनिक ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करने की कोशिश की, नाकाम कोशिश की। भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। बात बढ़ी तो हिंदुस्तान की गौरवशाली सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया, करारा जवाब दिया। 9-10 मई की रात पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचा कि वो घुटने के बल आ गया। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस बर्बाद कर दिए, तबाह कर दिए। सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान को हुए नुकसान को कंफर्म कर दिया, और पाकिस्तान हवाई हमले नाकाम कर दिए गए। पाकिस्तान वाले स्टैंड बाय पर हमारी नेवी भी थी। अगर ऑर्डर होता तो फिर कराची में कुछ बचता नहीं, इसलिए पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर हुआ। सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है ऑपरेशन सिंदूर। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सरकार ने कई बार इसको क्लियर किया। अब इसी मुद्दे पर विपक्ष के कई सवाल भी हैं। विपक्ष सरकार से ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स जानना चाहता है। बहस की मांग हुई, और सरकार ने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा जरूर होगी। उठाया था, कल आप चाहते थे संसद के मानसून सत्र में साल के सबसे बड़े मुद्दे की पेशी। डिस्कशन एक्सेप्ट किया है, पता नहीं कब करेंगे। उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर के वापस आने से करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर साल की सबसे बड़ी कचहरी लगेगी। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। विपक्ष के सवाल, सरकार के जवाब। ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस का टेलीकास्ट। जब सदन इस विजयोत्सव को एक स्वर में विजय के भाव से इस सत्र के दरमियान उन ओजस्वी तेजस्वी भावनाओं को प्रकट करेगा, जिसका पूरे विपक्ष को इंतजार था, जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए हंगामा जोरदार था, उस पर बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई। जब तक विपक्ष आगे की रणनीति तय करता, सरकार ने क्लियर कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सोमवार से संसद में चर्चा शुरू करेंगे। दोनों सदनों में 16-16 घंटे की चर्चा होगी। टाइम अलॉट होगा, ना कुछ छिपेगा ना छिपाया जाएगा, सब क्रिस्टल क्लियर होगा। चर्चा को लेकर सारी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। SIR विपक्ष यदि सदन चलने दे, ऑपरेशन सिंदूर की प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो फोर्सेस ने कामयाबी हासिल की है, उस पर चर्चा होगी तो उनके पेट में दर्द होगा। गौर करने वाली बात यह है कि मानसून सत्र से पहले ही सरकार ये मन बना चुकी थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करानी। इस हाउस को और इस हाउस के माध्यम से देश में कहीं यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि सरकार पहलगाम और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं चाहती। हम चर्चा करेंगे, हर तरीके से करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर के सारी पॉइंट्स को देश और दुनिया के सामने रखा जाएगा। जब मांग मान ली गई तो फिर हंगामा क्यों? दरअसल हंगामा इसलिए क्योंकि विपक्ष चर्चा के आखिर में पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब पर अड़ा हुआ था।
अब चूंकि पीएम मोदी आने वाले दिनों में विदेश में होंगे, तो विपक्ष ने एक बार फिर ट्रंप का नाम लिया, उनके सीज फायर वाले बयान पर सफाई मांगी। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। सच्चाई है, छुप नहीं सकते। राहुल गांधी की बात जब तक पूरी होती, तब तक नया अपडेट आ गया। ये भी साफ हो गया कि प्रधानमंत्री मोदी चर्चा के दौरान शामिल रहेंगे और आखिर में चर्चा का जवाब भी देंगे। वैसे सीज फायर वाला जो मुद्दा राहुल गांधी ने उठाया, असल में विपक्ष की लाइन लेंथ इसी के आसपास रोटेट हो रही है। ट्रंप के नाम पर सवालों की राइफलें दागी जाएंगी, और ऐसा इसलिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान के बीच जंग में 5 फाइटर जेट्स के गिरने का दावा किया। ट्रंप ने कहा कि किसी भी वक्त परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो सकता था। बीते 73 दिनों में वो 25 बार जंग खत्म करने का दावा कर चुके हैं, सीज फायर की बात कह चुके हैं। We get along with both the countries very well, good relationships with both, and I want to see it stop. And if I can do anything to help, I will be there. सवाल जब होते हैं तो सियासत की खिड़की को झांकने का मौका मिल ही जाता है। अब ट्रंप बार बार ये दावा करते हैं कि सीज फायर उनके कहने पर हुआ, लेकिन सरकार कहती है सीज फायर पाकिस्तान के कहने पर हुआ। पाकिस्तान ने पहल की थी। हमारे ज्यादातर दलों के प्रतिनिधि, ज्यादातर राज्यों के प्रतिनिधि विश्व भ्रमण किया, दुनिया के अनेक देशों में गए और एक स्वर से दुनिया के सामने आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को बेनकाब करने का एक बहुत सफल अभियान चलाया। लेकिन विपक्ष ने ट्रंप की लाइन पकड़ ली। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए कुछ सवालों की बुकलेट तैयार कर ली गई है। विपक्ष जानना चाहता है कि पाकिस्तान से युद्ध विराम किसके कहने पर हुआ, ऑपरेशन सिंदूर को अचानक क्यों रोका गया, डोनाल्ड ट्रंप बार बार सीज फायर का क्रेडिट क्यों लेते हैं, वो ये क्यों कहते हैं कि ट्रेड रोकने की धमकी देकर संघर्ष विराम हुआ। विपक्ष का एक और बड़ा सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को क्या नुकसान हुआ। क्या भारत के भी कुछ लड़ाकू विमान हमले में नष्ट हुए? क्या प्राइम मिनिस्टर क्या बोलेंगे कि ट्रंप ने करवाया है? बोल नहीं सकते हैं, बट सच्चाई है। ट्रंप ने सीज फायर करवाया है, पूरी दुनिया जानती है। रियलिटी है, रियलिटी से छुपा तो नहीं जा सकता है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। पूरा देश सोमवार को इस बहस को टकटकी लगाकर देखेगा और सुनेगा कि आखिर हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान को किस तरह धूल चटाई। इस बहस को हिंदुस्तान ही नहीं, पाकिस्तान और अमेरिका में भी देखा जाएगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा को हम साल की सबसे बड़ी कचहरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारा देश संसदीय प्रणाली से चलता है। संसद कानून बनाती है जो देश की जनता के हित के लिए होते हैं। यही संसदीय और लोकतांत्रिक व्यवस्था प्रधानमंत्री को ताकत देती है कि वो देश हित में आतंक को पनाह देने वालों के खिलाफ ठोस फैसले ले सकें, और यही व्यवस्था विपक्ष को भी ये अधिकार देती है कि वो इन फैसलों पर सरकार से जवाब मांग सकें। बहरहाल बात ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को हुए नुकसान की, तो इस पर एनडीटीवी के पास कई एक्सक्लूसिव डिटेल्स मौजूद हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान के 13 में से 11 एयरबेस तबाह कर दिए, पाकिस्तान के 9 फाइटर जेट्स बर्बाद किए, पीएफ के 5 फाइटर जेट हवा में मार गिराए, पाकिस्तानी फोर्स के 4 फाइटर जेट्स जमीन पर ढेर हो गए, पाक की 2 फतेह 2 मिसाइल्स मार गिराई गई, 2 अब्दाली मिसाइल्स को मार गिराया गया, पीएफ का एक C-130 विमान तबाह हो गया, यूएस से मिले 5 एनटीपीसी रडार नष्ट कर दिए गए और चीन से मिले HQ-9 डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए गए। 3 अंडरग्राउंड कमांड सिस्टम के अलावा फाइटर जेट्स के 4 हैंगर बर्बाद किए गए और इसके साथ साथ 2 अवक्स सिस्टम भी न्यूट्रलाइज कर दिए गए। इतने बड़े ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करना एक दिन का काम नहीं है। पिन पॉइंट अटैक हो, प्रिसीजन स्ट्राइक हो, दुश्मन को संभलने का मौका ना मिले, इसे लेकर प्लानिंग की जरूरत होती है। एनडीटीवी को यह जानकारी मिली है कि सरकार ने सेना से ऑपरेशन का ब्लूप्रिंट मांगा था और सेना ने देर नहीं लगाई,
पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना की तरफ से प्लान दिया गया। सरकार को यह बताया गया कि हमारी एयरफोर्स 3 से 6 घंटे के अंदर दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। पता तो यह भी चला कि सीडीएस जनरल अनिल चौहान का इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अहम रोल था, क्योंकि सेना के तीनों अंगों को शामिल किया गया था। और इसके बाद ऑपरेशन सिंदूर की रिहर्सल की गई। तय किया गया बॉर्डर क्रॉस नहीं किया जाएगा। यूएवी और सैटेलाइट से टारगेट की तस्वीरें ली गई। पाकिस्तान एयरफोर्स यानी पीएएफ को भ्रमित करने के लिए हमारी वायुसेना इंडियन एयरफोर्स अभ्यास करती रही, और यह अभ्यास इसलिए था ताकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के पायलट्स और उनके सिस्टम को कॉम्बैट के पहले ही थका दिया जाए। जब डिटेल्स की बात चली तो हो सकता है कि चर्चा के दौरान यह भी पूछा जाए कि इस पूरे ऑपरेशन में हमारे कितने एसेट्स एंगेज हुए थे, यानी हमने कितने हथियार इस्तेमाल किए। यह जानकारी भी आपके लिए हम लेकर आए हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में 70 फाइटर जेट्स शामिल थे। इनमें रफाल, सुखोई 30 MKI, मिराज ने हिस्सा लिया, और इसके अलावा MiG-29 तेजस ने भी उड़ान भरी। जहां तक मिसाइल्स का सवाल है तो हमारी ब्रह्मोस चली, स्कैल्प, हैमर, स्पाइक मिसाइल का भी इस्तेमाल हुआ। As I was mentioning outside, we need to be at it. This time, thankfully, our population centers were not quite addressed. In the next round, we have to be prepared for that. And for that, more and more air defense, more and more counter rocket artillery drone sort of a system has to be prepared, for which we have to move very, very fast. Prepared for all the 5 generations of warfare. The Indian Armed Forces have to be ready now, and they have to be future ready for the type of warfare that I just talked about a little earlier, wherein a lot of technology is used, lot of innovations are used. So we have to be prepared for both the types of warfare. पाकिस्तान में आतंक की फैक्ट्री के तबाह होने के सबूत इस बार खुद सरहद पार से आए थे। बहावलपुर की तस्वीरें आपको याद होंगी, जहां जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी इकट्ठा थे। आतंक के सेंटर को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया। भारत की इस जवाबी कार्रवाई में कई दहशतगर्द मारे गए, आतंकी मारे गए, और यहां से खुद पाकिस्तान के टीवी चैनल्स ने आतंकवादियों की बर्बादी की रिपोर्ट का सीधा प्रसारण भी किया था। एनडीटीवी को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान में बहावलपुर के अलावा मुजफ्फराबाद के भी कई आतंकी कैंप्स बर्बाद हुए थे। सवाई नाला कैंप खत्म हुआ, इसकी सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई। अब दरअसल पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तान के कई टेरर कैंप्स एक्टिव हैं। इनमें सैयदना बिलाल, गुलपुर बालाकोट, ओधी गढ़ी हबीबुल्ला, मुरीद के जिसकी बहुत चर्चा हुई, कोटली, अब्दुल्लाह बिन मसूद, चेलाबंदी, सवाई नाला में आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये सब कुछ तबाह हुए हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इनमें से सैयदना बिलाल कैंप को टारगेट किया गया था। मैक्सर टेक्नोलॉजी ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। 13 अप्रैल 2023 को ऐसा दिखता था ये, अभी आप देख लीजिए। लेकिन हमले के बाद यानी 29 मई 2025 को टेरर कैंप तबाह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 29 मई 2025 सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, 80 फीट 92 फीट ढांचे को नुकसान पहुंचा था। ये आप देख भी पा रहे हैं, इसको हम दिखा रहे हैं, ढांचे को नुकसान पहुंचा है। देखिए 80 फीट 92 फीट, तबाही खूब हुई। अब आइए 3 अक्टूबर 2024 पर कोटली गुलपुर आतंकी कैंप। 14 मई 2025 तबाह हो गए थे टेरर कैंप। ये आपको दिखा रहे हैं आतंकी कैंप और तबाह हुए टेरर कैंप। उसके बाद से वो आपको पीले घेरे में हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं ये अंतर पहले और बाद में। 14 मई 2025 कोटली गुलपुर ढांचे को नुकसान पहुंचा। 112 फीट 28 फीट 38 फीट और 28 फीट, ये सब कुछ इसमें आपको हम दिखा रहे हैं जहां नुकसान पहुंचा। पहलगाम आतंकी हमले के दौरान आतंकवादियों ने हमारे देश की महिलाओं की मांग का सिंदूर उजाड़ा था, याद है आपको सभी को। और शायद यही वजह थी कि देश की लीडरशिप ने, सेना ने तय किया कि ऑपरेशन सिंदूर की डिटेल्स सेना की महिला अधिकारी ही रिलीज करें। दुनिया ने देखा था महिलाओं की शक्ति, भारतीय महिलाओं की शक्ति। कर्नल सोफिया कुरैशी आपको याद होंगी और विंग कमांडर विमुखा सिंह आपको याद होंगी। ये दोनों आई और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने की तस्वीरें जारी की गई। दुनिया के सामने पाकिस्तान के टेरर कैंप्स की, आतंकी अड्डों की पोल खोलकर रख दी गई इन बहादुर फौजियों की तरफ से, इन महिलाओं की तरफ से। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे बेहद संवेदनशील होते हैं।
और इसका हर कोई सम्मान भी करता है। संसद में बहस होनी चाहिए, लेकिन सेना की गरिमा के साथ समझौता नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में, किसी भी हाल में। और दूसरी बात पड़ोसी मुल्क की छवि को लेकर है। पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है, वो चीन के कर्ज में डूबा हुआ है। चीन जो भी चाहता है वो करता है। और कुछ दिन पहले हमारी सेना ने बताया भी था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन पाकिस्तान को एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि चीन जानता है कि जंग हथियारों के साथ साइबर वॉरफेयर से भी जीती जाती है। वैसे यह सिस्टम नया नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ब्रिटेन के गणितज्ञ और कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग का काम इसकी तस्दीक करता है। उन्होंने जर्मन एनिग्मा मशीन के कोड को तोड़ने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे मित्र राष्ट्रों को युद्ध जीतने में मदद मिली। हमें भी इतिहास से सीखना चाहिए और भारत को भी भविष्य के युद्ध को ध्यान में रखकर खुद को तैयार रखना चाहिए और करना चाहिए, क्योंकि आगे की जंग आधुनिक तकनीक के अलावा मशीन्स की दक्षता पर निर्भर रहने वाली है। इसलिए कचहरी में हमारा इतना कहना है कि बहस होती रहे, क्योंकि बहस में राजनीति को स्कोप मिल जाता है, मगर देश भी रक्षा के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए।